हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। इंग्लिश मीडियम की आपकी क्लास रहेगी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है आज की क्लास में। एंटरप्रेन्योर क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं जो यहाँ पे कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, या फिर उसके बेनिफिट्स वगैरह। आज की क्लास हम इसी पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। सो एंटरप्रेन्योरशिप refers to the process of identifying, developing and bringing a business ideas to life while taking financial risk in the hope of profit, है ना। It involves innovation, creativity and resource management. उसके बाद सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे आपके बाद आ गया एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, उसके बारे में यहीं तक ही खत्म हो चुकी है लाइन, ठीक है। अब आगे बता रहा है एंटरप्रेन्योर के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे कि वो क्या है या फिर वो कौन होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं एक तरह की योग्यता है, एक तरह की एबिलिटी है कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। रेडीनेस है डेवलपमेंट की, एक पूरा ऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसको रन करवाना बिजनेस को, वही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है। साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में जो एबिलिटीज़ मैंने अभी आपको बताई, बिजनेस को रन कराना, उसको ऑर्गेनाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पूरा कह सकते हैं हम डेटा एनालाइज वगैरह करके एक पूरा जो प्रोसेस होता है, उसमें साथ में क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, रिस्क होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी एक यहाँ पर कह सकते हैं गोल अचीव करना है कि हमें क्या हो, एट द एंड प्रॉफिट हो, वही क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। और हम यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को कह सकते हैं एक स्टार्टअप है, ठीक है। एक बिजनेस का स्टार्टअप क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है, ठीक है जी। अब जो स्टार्टअप है या फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो कनेक्ट किससे है, वो कनेक्टेड होता है एक बिजनेस है, एक स्टार्टअप आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किससे कनेक्शन होगा आपका, ठीक है। लैंड होगी, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर चाहिए आपको, ठीक है, इनोवेशन चाहिए, एबिलिटी चाहिए उस एंटरप्रेन्योरशिप को पूरा क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उस बिजनेस को पूरा खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी क्या होता है, इनोवेशन वगैरह, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, या कह सकते हैं कनेक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का इन सभी के साथ, या फिर ये इन्वॉल्व होते ही होते हैं, ठीक है। जो एट द एंड फिर से वही बात, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं एंड में, मेक प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। समझ में आया। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है एक नया वर्ड, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल, ठीक है। अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा ना, एबिलिटी के बारे में, और जो रेडीनेस था डेवलपमेंट की कि एक बिजनेस को डेवलप करना, रन करना, ठीक है, वो एबिलिटी किस में चाहिए, एंटरप्रेन्योर में चाहिए। एंटरप्रेन्योर कोई व्यक्ति है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्टार्ट करेगा, वो क्रिएटिविटी लाएगा, वो इनोवेशन लाएगा, वो रिसोर्सेज को, लेबर को, लैंड को मैनेज करके एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप को स्टार्ट करेगा। विद यहाँ पर कह सकते हैं बहुत सारे रिस्क होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करेगा तो रिस्क भी होंगे, और साथ में अपना गोल रखेगा कि उसको गोल अचीव करना है, और वो गोल क्या है कि उसे रेवेन्यू जनरेट करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है। यही क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है जी। समझ में आया। और सीधा सा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, और यही स्मॉल बिजनेस एक टाइम पे जब ग्रो करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो क्या होता है, ये एक कह सकते हैं हम यहाँ पर बड़ा बिजनेस भी हो सकता है इनका, ठीक है। और साथ में ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसको,
पूरी एक इकोनॉमी को, पूरी एक अर्थव्यवस्था को, एक पूरे देश को न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, न्यू सर्विसेज मिलती है, और या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पर बिजनेस मॉडल्स भी मिलते हैं अलग अलग तरह के, नए नए प्रकार के, ठीक है। और एट द एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, उसके होने से क्या करते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ लाते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाते हैं, ठीक है। समझ में आया? क्या पढ़ा? एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं 2 सेकंड के लिए। एंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किससे बना है? एंटरप्रेन्योर से बना है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि क्रिएट कर रहा है एक बिजनेस, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? एंटरप्रेन्योर। और जो वो बिजनेस क्रिएट कर रहा है उस बिजनेस को हम यहाँ पर कह सकते हैं स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। समझ में आया क्या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और एंटरप्रेन्योर के बारे में, कौन होते हैं, क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन डिस्कस above the following are the features of entrepreneurship। ये एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स हैं। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। वही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई, ये वही चीज़ है, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इन्फ्यूजन ऑफ न्यूनेस इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है? मतलब सीधा सा है, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, मतलब एक बिजनेस क्रिएट करना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, सर्विसेज लॉन्च करना, या फिर एक तरह से बिजनेस मॉडल्स लॉन्च करना, और पूरे एक देश को, एक अर्थव्यवस्था को उनसे, उनके बारे में अवेयर करवाना, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा है इन्फ्यूजन ऑफ न्यूनेस। इन्फ्यूजन का यहाँ पर मतलब है कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरी कंपनी है, जो फर्म है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ऐड करना, ठीक है। जो प्रोडक्ट है सीधा सा क्या है? टेक्नोलॉजी हो सकती है, इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। सो इन्फ्यूजन ये होता है जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ही कुछ सुधार लाना, इंप्रूवमेंट लाना, दिस इज कॉल्ड इन्फ्यूजन ऑफ न्यूनेस, ठीक है। उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। जाहिर सी बात है, ये डील किसके साथ करता है? रिस्क के साथ और अनसर्टेनिटीज के साथ। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस है, चल भी सकता है, डूब भी सकता है, तो रिस्क होता ही होता है, ठीक है। इट क्रिएट वैल्यूज, अगर ये चल गया, ग्रो हो गई, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, एक इकोनॉमी के लोगों को, कस्टमर्स को पसंद आने लगी, तो वो एक वैल्यू भी क्रिएट करता है पूरा बिजनेस। उस बिजनेस का प्रोडक्ट, उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन है, सबकी वैल्यू होती है। तो एक क्रिएटिविटी होती है उसके, पूरे कह सकते हैं हम ब्रांड की क्रिएटिविटी होती है, क्रिएट करती है क्या? वैल्यू, ठीक है। इट जनरेट एंड सस्टेन्स, ये सस्टेन लिखा है, ठीक है, सस्टेन्स न्यू आइडिया, प्रोसेस एंड सिस्टम। यानी कि ये जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है? यानी कि न्यू आइडियाज आते रहेंगे, ठीक है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से रिलेटेड। आप नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एक सिस्टम क्रिएट करेंगे और इनोवेशन लाएंगे, और सीधे लॉन्ग टर्म तक क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। यहाँ पर सस्टेन का मतलब क्या है? लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। न्यू आइडियाज आएंगे, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का भी यूज करके अपने इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्ग टर्म तक आगे ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योरशिप में मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है, ट्रेडिंग आ सकती है, मार्केटिंग आ सकती है, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड, दिस इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस ही है, एक स्टार्टअप ही है, तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। मैनेज करना आना चाहिए पूरे तरीके से। लैंड है, लेबर है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रॉ मटेरियल है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इनोवेशन, कौन सा प्रोसेस अब इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ आपको ऐड करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सब क्या होता है? मैनेजमेंट होता है, तो ये इन्वॉल्व करता है। साथ में अगर ये मैनेजमेंट हो जाता है तो पूरा का पूरा जो एक बिजनेस है, अगर आपने बिजनेस या स्टार्टअप क्रिएट किया है तो वो रोजगार बढ़ाता है पूरी इकोनॉमी में। इसी वजह से अभी हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वॉल्व करता है। अगर क्या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोजगार बढ़ेगा देश में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ
करती है, ठीक है, एक जीडीपी में कह सकते हैं जीडीपी में ग्रोथ आती है, ठीक है जी, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके अब क्या है यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का इवोल्यूशन जान लेते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे जैसे समय बदला है उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप में भी चेंज आया है, ठीक है, जैसे इकोनॉमी चेंज हुई तो चेंज आया, सोशली पॉलिटिकली कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है भारत में, तो उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप में भी ग्रोथ आई है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल एरिया से जो ट्रेडिशनल एरा था उससे हम मॉडर्न की तरफ बढ़े, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप में भी वैल्यूएशन आया है। ट्रेडिशन से वो कहाँ की तरफ इंक्रीज हुआ है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं, ये जो जर्नी थी 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहली है यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी कि 1947 से पहले की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश रूल था, तो जितना भी बिजनेस था, जितना भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप था ब्रिटिश रूल के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। जितने भी यहाँ पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे इंडिया के, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में रहते थे, ब्रिटिश रूल के, और साथ में उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, समझ में आया। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ ही चीज़ें थी, लाइक स्मॉल स्केल पर था जो एंटरप्रेन्योर था, यानी कि एग्रीकल्चर पर हम डिपेंडेंट थे, और जो हैंडीक्राफ्टेड चीज़ें होती थी हम उसी पर डिपेंड थे, वही एंटरप्रेन्योरशिप था ही, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ जो इंडियन फैमिलीज थी जैसे कि टाटाज एंड बिरलास, उन्होंने क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी थी, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करी थी, कब, 1947 से पहले ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है जी। चलो अब है यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 से 1990। हाँ 1947 से 1990, अब देश आजाद हो गया है। नाइनटीन 1947 से 1990 में क्या हुआ था, सरकार बनी थी नहीं, देश आज़ाद हुआ था, तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया था, एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो आई थी, लेकिन उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, ठीक है। जो प्राइवेट बिजनेसेस थे वो स्ट्रिक्ट रूल के अंडर धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे क्या था, ग्रो था, इतना ज़्यादा कह सकते हैं ग्रोथ नहीं थी एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है जी। साथ में यहाँ पर जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप थे, वो इंक्रीज तो हो रहे थे, लेकिन फिर भी वही उनकी ग्रोथ कैसी थी, स्लो थी, ठीक है, 1947 से 1990 तक, ठीक है। और अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप इन 1947 से 1990, ठीक है, वो लिमिटेड था, क्या था, लिमिटेड, ड्यू टू यहां पर कह सकते हैं लाइसेंस राज। अब ये लाइसेंस राज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारा लिमिटेड था लाइसेंस राज के अकॉर्डिंग। लाइसेंस राज एक तरह की पॉलिसी है, एक तरह का लॉ है जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप था 1947 से 1990 के बीच में कैसा रहा, लिमिटेड रहा, ठीक है। ग्रोथ हो रही थी, इंक्रीजमेंट हो रही थी, बट कैसी थी, स्लो थी, ठीक है।
अब बात करते हैं लाइबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात, 1991 से 2000 तक। अब यहाँ पर लाइबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग लॉ और पॉलिसीज, जितनी भी सरकार की पॉलिसीज थी, ठीक है, जो लॉ थे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, वो कह सकते हैं या तो खत्म कर दिए या फिर कम किए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर क्या कहना है? ओपन इकोनॉमी हुई। ओपन इकोनॉमी का यहाँ पर क्या मतलब है कि अब सरकार ने अलाउ कर दिया कि अब आपके पास खुली अर्थव्यवस्था है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी कहने का मतलब है कि वो लाइक जो फॉरेन कंट्री है, ठीक है, उनसे ट्रेड कर सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, ठीक है। इकोनॉमी ओपन कर दी गई, ठीक है, परमिशन दे दी गई कि यहाँ पर अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, एंटरप्रेन्योर जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। कनेक्शंस बनाए गए, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज थी उनके साथ रिलेशंस बनाए गए, ट्रेड वगैरह हुआ, ठीक है, 1991 से 2000 में, ठीक है। जितनी भी हम कह सकते हैं फॉरेन कंट्रीज थी, उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 1991 से 2000 में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब है ये लास्ट, स्टार्टअप एंड डिजिटल एरा। स्टार्टअप एंड डिजिटल एरा क्या है यहाँ पर? अब की जो बात कर रहे हैं, अब तो इंक्रीज हो ही गया है ना, टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। अब हम पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का यूज करके एंटरप्रेन्योरशिप, जो जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपने सुना होगा यहाँ पर MSME के बारे में। ये क्या है? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स। ये वही चीज़ है कि यहाँ पर स्टार्टअप्स और जो 2000s में जो अभी का समय चल रहा है उसमें सरकार यहाँ पर क्या करती है, जितने भी स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज होती है या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है, ठीक है, स्टार्ट करने में, कि स्टार्टअप स्टार्ट करे, आगे आए, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर के आए, न्यू सर्विसेज लेकर के आए और इकोनॉमिक ग्रोथ में कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है। और डिजिटल एरा, ई कॉमर्स का यूज करना है। ई कॉमर्स से आप कहीं से भी कैसे भी बैठ करके क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। ये था क्या हमारा स्टार्टअप एंड डिजिटल एरा, 2000 से प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्या, इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। समझ में आया क्या? इवोल्यूशन समझ में आया एंटरप्रेन्योरशिप का? भारत में 4 फेजेस थे स्वतंत्रता से पहले, उसके बाद फिर लाइबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, और जो अभी का समय चल रहा है। क्लियर हुआ? चलो अब पढ़ लेते हैं आगे क्या गिवन है हमारे पास। आगे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है डिटर्मिनेंट्स? यहाँ पर है हमारे पास 2। पहला क्या है, एक तो कह सकते हैं इंडिविजुअल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ट्रेट कहते हैं, या फिर जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल मतलब बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसमें क्या क्या आता है? एबिलिटी एंड टू इनिशिएट। पहला पॉइंट है हमारे पास एबिलिटी एंड टू इनिशिएट। एबिलिटी एंड टू इनिशिएट का मतलब की है कि एक जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उसके अंदर पहला कदम उठाने की डिजायर होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर उसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है तो वो पहला कदम उठाइए, एबिलिटी होनी चाहिए। मोबिलिटी एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी का, मनी का, इनोवेशन का, जितने भी उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज अच्छे से करे वो, ठीक है। एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में मतलब है मार्केट में क्या फीडबैक है प्रोडक्ट को लेकर के, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसे वो समझ सके, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर परसेवरेंस। परसेवरेंस का यहाँ पर क्या मतलब है? हम यहाँ पर परसेवरेंस को कह सकते हैं कि डोंट गिव अप। क्या कह सकते हैं?
डोंट गिव अप। अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो गिव अप मत करो, चैलेंजेस को फेस करो और आगे करो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, ठीक है। रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब है वही सेम चीज, डोंट गिव अप, जो फेलियर्स वगैरह है, जो चैलेंजेस वगैरह है, उनको फेस करना है, ठीक है। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, जो इंडिविजुअल है इंटरनली वो कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव मैन होना चाहिए, मतलब थिंकिंग, ठीक है, इनोवेशन लेकर के आए अपने प्रोडक्ट में, कुछ न्यू चीजें लेकर के आए, ठीक है, सीधा ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक यूनिक वे होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व उस तरीके से कर सके, ठीक है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर का क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, रिस्क तो होता ही होता है, तो उसको भी वो मतलब रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी उसका ऐसा होना चाहिए कि अब अगर उसको रिस्क भी होता है तो उसको भी वो फेस कर सके, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट की जरूरत है, क्या चाहिए एट द एंड, प्रॉफिट, ठीक है। नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर का मतलब है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में होना चाहिए कि क्या डिसाइड करना है कि जिसकी वजह से जो हमारा पूरा बिजनेस है, पूरा स्टार्टअप है, ग्रो करेगा, ठीक है। नीड फॉर एफिलिएशन भी सेम है, उसके बाद है इनोवेटिव, वही सेम चीज, इनोवेटिव एटीट्यूड, ठीक है। डिजायर टू सेंस एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पर मतलब है कि इच्छा होनी चाहिए, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, उन्हें वो ना खोए, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल हम कह सकते हैं, सोशल सपोर्ट्स है, थिंकिंग है, फैमिली बैकग्राउंड्स है, उनके चलते वो अपने पूरे एक एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाए, उससे रिलेटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनके साथ आगे ग्रो करें, ठीक है। उसके बाद है कैपेबिलिटी टू पुट द एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ इनटू एक्शन, जो उसके पास ये सारी अभी हमने पढ़ी कैपेबिलिटी, जो उसके पास एबिलिटीज़ हैं, जो योग्यताएं हैं, उसमें अब हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो उन्हें एक्शन में भी ले और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इंडिविजुअल फैक्टर हो गया, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं हम एक्सटर्नल के बारे में, यानी कि हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। पहला है हमारा कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर, यानी कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, ये एटमॉस्फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है एक एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल कल्चर, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो हम इनोवेशन करेंगे, जो रिस्क वगैरह है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, उसका पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, वो एक कल्चर की तरह होना चाहिए जिसको आप अपनाएं, ठीक है। ये हो गया दूसरा फैक्टर। फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। उसके अंतर्गत ही, रूल्स पॉलिसीज के अंडर ही आपको अपना बिजनेस या स्टार्टअप क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, भाई ना, इनोवेशन, यानी कि अपने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेकर के आइए, इनोवेशन का यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, एफिशिएंसी लेकर के आइए, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका कुशलता के साथ उपयोग करके वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। जितना आपने प्रोडक्शन करना है एफिशिएंसी के साथ, पूरी फुल टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ न्यू प्रोडक्शन कीजिए उसका, ठीक है जी। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मार्केट में डिमांड है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है उसके बारे में जानिए, स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में जानिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, इंडिविजुअल और हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। यही है एंटरप्रेन्योरशिप के डिटर्मिनेंट्स, दो, कौन कौन से, इंडिविजुअल एंड देन इन्वायरमेंट, ठीक है जी। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ये टॉपिक्स समझ आए होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।